हेलो दोस्तों, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट चाणक्य बुक की, जिसे लिखा है राधाकृष्णन पिल्लई ने। कहते हैं कि इतिहास सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से लिखा जाता है। और अगर भारत के इतिहास में किसी का नाम सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में लिया जाता है तो वो हैं चाणक्य। उन्होंने उस दौर में जब चारों तरफ साजिशें और सत्ता संघर्ष था, अपनी बुद्धिमानी और रणनीति से ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने आने वाली सदियों को बदल दिया। अब जरा सोचिए, वही चाणक्य अगर आज कॉर्पोरेट ऑफिसेज में कदम रखते तो क्या होता। जहां टारगेट्स युद्ध भूमि जैसे होते हैं, डेडलाइंस तलवार से भी तेज चलती हैं और कॉम्पिटिटर्स दुश्मन की तरह हर वक्त आपके पीछे लगे रहते हैं, वहां चाणक्य के विचार किसी आर्मर से कम नहीं होते। राधाकृष्णन पिल्लई ने इस किताब में यही दिखाया है कि चाणक्य की नीतियां केवल राजाओं और दरबारों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि आज की कॉर्पोरेट दुनिया में भी उनका उतना ही महत्व है। क्योंकि इंसानी नेचर नहीं बदलता, एम्बिशन वही रहता है, पावर स्ट्रगल्स वही रहते हैं और जीतने का हंगर भी वही रहता है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ बैटलफील्ड की चीज नहीं, बल्कि बोर्ड रूम की भी जरूरत है। चाहे बात हो स्मार्ट डिसीजंस लेने की, टीम को एकजुट रखने की, राइवल्स से डील करने की या अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने की, चाणक्य हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज जब हर कोई कॉर्पोरेट रेस में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तब चाणक्य हमें बताते हैं कि जीत केवल ताकतवर बनने से नहीं मिलती। जीत मिलती है सही सोच, पेशेंस और कैलकुलेटेड मूव से। दोस्तों, यही वजह है कि कॉर्पोरेट चाणक्य सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि लीडरशिप और मैनेजमेंट का एक टाइमलेस गाइड है। आने वाले 12 हिस्सों में हम देखेंगे कि कैसे इस किताब की लर्निंग्स हमें अपने करियर और लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती हैं। जब हम कहते हैं कि स्ट्रैटेजी ही असली शक्ति है, तो पहली सीख हमें यह सिखाती है कि किसी भी काम की सफलता आपके विजन और प्लानिंग पर निर्भर करती है। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति बिना योजना के किसी काम में उतरता है, उसकी हार तय है। जैसे कोई राजा बिना स्ट्रैटेजी के युद्ध में जाएगा तो वो केवल अपनी सेना को मरवाने निकलेगा। बिल्कुल वैसे ही कॉर्पोरेट दुनिया में अगर आपके पास क्लियर विजन और स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है, तो चाहे रिसोर्सेज कितने भी हों, सक्सेस नहीं मिलेगी। आज की कंपनियों को देखिए, कई स्टार्टअप्स बहुत अच्छे आइडियाज के साथ शुरू होते हैं, लेकिन प्लानिंग की कमी से कुछ सालों में गायब हो जाते हैं। वहीं कुछ कंपनियां छोटी शुरुआत के बावजूद लॉन्ग टर्म विजन और प्रिसाइज प्लानिंग की वजह से ग्लोबल लेवल पर पहुंच जाती हैं। ये फर्क सिर्फ प्लानिंग का होता है। चाणक्य कहते थे कि किसी भी योजना में 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं: रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल, टाइमिंग और रिस्क का कैलकुलेशन। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही सच है। अगर आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर देंगे, टाइमिंग चूक जाएंगे या रिस्क का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, तो आपकी स्ट्रैटेजी कभी सफल नहीं होगी। सोचिए, स्टीव जॉब्स ने एप्पल को केवल टेक्नोलॉजी से सफल नहीं बनाया, उनका विजन साफ था। टेक्नोलॉजी को इतना सिंपल और ब्यूटीफुल बनाना कि हर इंसान उसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। उसी विजन के इर्द गिर्द उन्होंने प्लानिंग की और एग्जीक्यूशन किया। ये सीख हमें यह भी बताती है कि प्लानिंग सिर्फ कागज पर बने चार्ट्स तक सीमित नहीं होती। प्लानिंग का मतलब है हर छोटे डिटेल पर ध्यान देना और हर स्टेप पर प्रिपेयर्ड रहना। चाणक्य कहते थे कि एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट वही है जो हर पॉसिबल आउटकम के लिए तैयार रहे। हम अपनी डेली लाइफ में भी ये प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एग्जाम की तैयारी हो, बिजनेस प्रेजेंटेशन हो या करियर का बड़ा डिसीजन। अगर हम बिना प्लानिंग के चलेंगे तो चांसेस हैं कि असफल हो जाएंगे, लेकिन अगर विजन क्लियर है और प्लानिंग मजबूत है तो सफलता पाना आसान हो जाता है। तो पहली सीख हमें यही बताती है कि विजन और प्लानिंग हर अचीवमेंट की नींव है, बिना इनके जीतना असंभव है। और दोस्तों, जब विजन और प्लानिंग की नींव मजबूत हो जाती है, तभी एक नेता अपनी टीम को सही दिशा में ले जा सकता है। यही हमें दूसरी सीख में समझ आता है कि कैसे एक लीडर को अपनी टीम को इंस्पायर और यूनाइट करना चाहिए। जब विजन और प्लानिंग क्लियर हो जाती है, तो दूसरी सीख हमें यह बताती है कि कोई भी लीडर अकेले जीत नहीं सकता। असली ताकत उसकी टीम होती है। चाणक्य कहते थे कि राजा चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर उसके मंत्री और सहयोगी उसके साथ नहीं हैं, तो उसकी शक्ति अधूरी है। ठीक वैसे ही कॉर्पोरेट दुनिया में भी एक लीडर की असली पहचान उसकी टीम से होती है।
एक मोटिवेटेड और यूनाइटेड टीम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकती है। सोचिए, एक बड़ी कंपनी का सीईओ चाहे कितना भी कैपेबल हो, अगर एम्प्लॉइज इंस्पायर्ड ना हो तो वो कंपनी कभी सफल नहीं हो सकती। दूसरी ओर, अगर ऑर्डिनरी लोग भी इंस्पायर्ड और यूनाइटेड होकर काम करें तो वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकते हैं। चाणक्य की फिलॉसफी साफ थी, एक अच्छा नेता वो नहीं है जो लोगों पर राज करे, बल्कि वो है जो उन्हें एम्पावर करे। कॉर्पोरेट चाणक्य भी हमें यही सिखाता है कि लीडर को सबसे पहले अपनी टीम को एक विजन देना चाहिए और फिर खुद उस विजन पर सबसे ज्यादा कमिटमेंट दिखानी चाहिए। जब लीडर खुद एग्जाम्पल बनता है तभी टीम उसका अनुसरण करती है। हिस्ट्री में भी देखिए, महान नेता वही हुए हैं जिन्होंने अपनी टीम को खुद से भी बड़ा बनाया। महात्मा गांधी से लेकर एलॉन मस्क तक सबने अपनी टीम को ओनरशिप दी और इंस्पायर किया। यही कारण है कि उनके मूवमेंट्स और कंपनीज इतने बड़े हुए। ये सीख हमें यह भी बताती है कि लीडर को अपनी टीम के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना चाहिए। हर इंसान अलग है, हर किसी की स्किल्स अलग हैं। अगर लीडर सही तरीके से हर व्यक्ति की क्षमता का इस्तेमाल करे तो पूरी टीम एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती है। हर आवाज अलग है लेकिन मिलकर हार्मनी बनाती है। डेली लाइफ में भी हम देख सकते हैं कि चाहे स्कूल प्रोजेक्ट्स हों या ऑफिस प्रेजेंटेशंस, अगर टीम में यूनिटी और इंस्पिरेशन की कमी है तो काम अधूरा रह जाता है। लेकिन अगर सब इंस्पायर्ड होकर साथ चलें तो ऑर्डिनरी टास्क भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। तो दूसरी सीख हमें यह सिखाती है कि लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी टीम को इंस्पायर करना और उन्हें एकजुट रखना है। और दोस्तों, जब टीम इंस्पायर्ड और यूनाइटेड होती है तब लीडर को अगली चुनौती मिलती है सही डिसीजन लेने की, और यही हमें तीसरी सीख में समझ आता है। जब लीडर अपनी टीम को इंस्पायर और यूनाइट कर लेता है तब अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सही डिसीजंस लेना। तीसरी सीख हमें यही बताती है कि किसी भी सफलता का मूल सही समय पर सही फैसला लेने में है। चाणक्य कहते थे कि राजा का हर निर्णय सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के भविष्य के लिए मायने रखता है। उसी तरह कॉर्पोरेट दुनिया में भी मैनेजर या लीडर के डिसीजंस केवल आज का प्रॉफिट या लॉस तय नहीं करते, बल्कि पूरी कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर असर डालते हैं। डिसीजन मेकिंग की असली चुनौती यही है कि ये अक्सर अनसर्टेनिटी और प्रेशर के बीच करनी पड़ती है। जैसे बैटलफील्ड में सैनिकों की जान राजा के फैसले पर टिकी होती थी, वैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हजारों एम्प्लॉइज और स्टेक होल्डर्स का फ्यूचर लीडर के डिसीजंस पर डिपेंड करता है। चाणक्य की सोच थी कि किसी भी फैसले से पहले 3 चीजें एनालाइज करनी चाहिए। 1, फैक्ट्स क्या है, 2, ऑप्शंस क्या है, 3, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर आप इन तीनों का गहराई से अध्ययन कर लेते हैं तो आपका डिसीजन मजबूत होगा। आज के जमाने में भी यही सच है। Amazon के जेफ बेजोस ने कहा था कि अच्छे लीडर्स 70% इंफॉर्मेशन पर भी डिसीजंस ले लेते हैं। अगर परफेक्ट क्लैरिटी का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन अगर बिना इंफॉर्मेशन के डिसीजंस लेंगे तो वो गैम्बल बन जाएगा। ये सीख हमें यह भी बताती है कि हर डिसीजन रिस्क लेकर ही आता है, लेकिन चाणक्य कहते थे कि रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। अंधा रिस्क किसी को बर्बाद कर देता है, लेकिन सोच समझ कर लिया गया रिस्क आपको आगे बढ़ाता है। डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि सही या गलत डिसीजंस हमारे पूरे फ्यूचर को बदल सकते हैं। चाहे करियर का चॉइस हो, किसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ना हो या किसी रिश्ते में कदम बढ़ाना हो, डिसीजंस ही हमारी डेस्टिनी तय करते हैं। तो तीसरी सीख हमें यह सिखाती है कि डिसीजन मेकिंग केवल दिमाग से नहीं बल्कि अनुभव और फोरसाइट से जुड़ी होती है। सही डिसीजन वही है जो मोमेंटरी गेन से आगे जाकर लॉन्ग टर्म सक्सेस लाए। और दोस्तों, जब लीडर सही डिसीजंस लेता है तभी वो अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करता है। लेकिन डिसीजंस इंप्लीमेंट तभी होते हैं जब रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो, और यही हमें चौथी सीख में समझ आता है। जब लीडर सही डिसीजन लेता है तो असली चुनौती होती है उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करना, और इंप्लीमेंट तभी हो सकता है जब रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया जाए। चौथी सीख हमें यही बताती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं इस पर नहीं, बल्कि वो उन्हें कैसे यूज करता है इस पर निर्भर करती है। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान राजा वही है जो अपने सीमित संसाधनों का भी मैक्सिमम लाभ उठाता है। इतिहास गवाह है कि कई बार छोटी सेनाओं ने बड़ी सेनाओं को इसलिए हरा दिया
क्योंकि उन्होंने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया। बिल्कुल वैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बड़ी कंपनीज हमेशा सफल नहीं होती, बल्कि वे ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड करती हैं जो अपने मैन पावर, टाइम और कैपिटल का स्मार्टेस्ट यूटिलाइजेशन करती हैं। आज भी देखिए, स्टार्टअप्स के पास अक्सर लिमिटेड फंड्स होते हैं, लेकिन वही लिमिटेड फंड्स अगर सही स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन में लगाए जाएं तो स्टार्टअप्स जायंट्स को टक्कर दे देते हैं। फ्लिपकार्ट और ओला जैसी कंपनियां लिमिटेड रिसोर्सेज से शुरू होकर मार्केट लीडर्स बनी क्योंकि उन्होंने वाइजली इन्वेस्ट किया। चाणक्य इस प्रिंसिपल को माइक्रो लेवल तक समझाते थे। उनका कहना था कि एक रिसोर्स सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्स यानी लोगों की स्किल और लॉयल्टी भी उतना ही बड़ा रिसोर्स है। अगर लीडर अपने लोगों की कैपेबिलिटीज को पहचान ले और उन्हें सही डायरेक्शन दे तो एवरेज टीम भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकती है। ये सीख हमें यह भी बताती है कि रिसोर्सेज को वेस्ट करना सबसे बड़ी मूर्खता है, चाहे वो पैसा हो, समय हो या प्रतिभा। एक अच्छा मैनेजर वही है जो हर एसेट को प्रोडक्टिव बनाता है और हर एफर्ट को अलाइन रखता है। डेली लाइफ में भी यह प्रिंसिपल लागू होता है। सोचिए, अगर आप अपनी एनर्जी को अननेसेसरी कामों में वेस्ट करेंगे तो इंपॉर्टेंट गोल्स अचीव नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को फोकस करके इन्वेस्ट करेंगे तो कम रिसोर्सेज से भी बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चौथी सीख हमें यह सिखाती है कि रिसोर्सेज कितने हैं ये मैटर नहीं करता, असली फर्क ये लाता है कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और दोस्तों, जब रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही होता है तो अगली चैलेंज आती है क्राइसिस से निपटने की, क्योंकि चाहे रिसोर्सेज कितने भी हों, मुश्किलें तो हमेशा आएंगी। और यही हमें पांचवी सीख में समझ आता है। जब रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो जाता है तब भी जिंदगी या कॉर्पोरेट वर्ल्ड कभी स्मूथ नहीं रहता। पांचवी सीख हमें यह बताती है कि किसी भी लीडर की असली पहचान इस बात से होती है कि वो संकट के समय कितना शांत और दृढ़ रहता है। चाणक्य कहते थे कि जब समय प्रतिकूल हो तब घबराना सबसे बड़ी भूल है। घबराहट से लिए गए डिसीजंस अक्सर सब कुछ बिगाड़ देते हैं। एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट वही है जो मुश्किल हालात में भी काम रहता है और पूरी स्थिति को तर्क और धैर्य से एनालाइज करता है। कॉर्पोरेट दुनिया में भी ये प्रिंसिपल पूरी तरह लागू होता है। सोचिए, किसी कंपनी को अचानक मार्केट क्रैश या कॉम्पिटिटर की नई स्ट्रैटेजी से नुकसान हो गया। अगर लीडर पैनिक में आकर हेस्टी डिसीजंस लेगा तो नुकसान और बढ़ेगा, लेकिन अगर वही लीडर कामली सिचुएशन समझकर, डेटा एनालाइज करके और राइट टीम कंसल्ट करके डिसीजन ले तो कंपनी क्राइसिस से भी मजबूत बनकर बाहर आ सकती है। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विंस्टन चर्चिल ने कहा था, नेवर वेस्ट अ गुड क्राइसिस, यानी संकट केवल समस्या नहीं बल्कि अवसर भी है। ठीक उसी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्राइसिस कई बार नए आइडियाज, नई स्ट्रेटजीज और नए अपॉर्चुनिटीज को जन्म देता है। यह सीख हमें यह भी बताती है कि क्राइसिस से बचना संभव नहीं है, लेकिन क्राइसिस को हैंडल करना पॉसिबल है। चाणक्य कहते थे कि जो राजा हर स्थिति के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहता है वही मुश्किल समय में टिक पाता है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में भी यही सच है। अगर आपने कंटिंजेंसी प्लानिंग कर रखी है तो अचानक आने वाला झटका आपको तोड़ेगा नहीं। डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि पर्सनल क्राइसिस अक्सर हमें नया पर्सपेक्टिव देते हैं। जैसे एग्जाम में फेल होना किसी स्टूडेंट के लिए शुरुआत में क्राइसिस लगता है, लेकिन वही क्राइसिस उसे नई स्ट्रैटेजी बनाने और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो पांचवी सीख हमें यह सिखाती है कि क्राइसिस किसी भी जर्नी का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उससे डरते हैं या उसे अवसर बनाकर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, जब कोई लीडर क्राइसिस को कामली और वाइजली हैंडल करता है तभी वो अपनी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ाता है। लेकिन लीडरशिप केवल स्ट्रैटेजी से नहीं चलती, उसमें इमोशंस का भी बहुत बड़ा रोल है। और यही हमें छठी सीख में समझ आता है। जब लीडर क्राइसिस को कामली और वाइजली हैंडल करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। लेकिन क्रेडिबिलिटी को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि लीडर अपनी टीम की भावनाओं को समझे। छठी सीख हमें यही बताती है कि इमोशंस को समझना और उन्हें वाइजली मैनेज करना लीडरशिप की सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य कहते थे कि कोई भी राजा अपनी सेना के दिलों को जीते बिना युद्ध नहीं जीत सकता। सोल्जर्स केवल आदेशों से नहीं लड़ते बल्कि अपने राजा के लिए दिल से लड़ते हैं। उसी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एम्प्लॉइज केवल सैलरी के लिए काम नहीं करते बल्कि उस लीडर के लिए मेहनत करते हैं जिसके साथ उन्हें रिस्पेक्ट और बिलोंगिंगनेस महसूस हो। आज की दुनिया में इस प्रिंसिपल को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उनके साथ एम्पैथी दिखाना और उनके इमोशंस को सही दिशा देना।
सोचिए, अगर किसी मैनेजर की टीम लगातार प्रेशर में है और वो उनकी भावनाओं को इग्नोर करता है, तो टीम जल्दी ही डीमोटिवेटेड और डिसएंगेज्ड हो जाएगी। लेकिन अगर वही मैनेजर उनकी चिंता समझे, उनके साथ कम्युनिकेशन रखे और उन्हें इमोशनली सपोर्ट करे, तो वही टीम क्राइसिस में भी मजबूत खड़ी रहेगी। चाणक्य का मानना था कि लोगों के दिल जीतने वाला राजा ही असली राजा है। कॉर्पोरेट चाणक्य भी हमें यही सिखाता है कि एक मैनेजर को केवल नंबर्स और टारगेट्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी टीम की मेंटल वेलबींग और मोटिवेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। डेली लाइफ में भी ये प्रिंसिपल उतना ही सच है। एक टीचर अगर अपने स्टूडेंट्स की इमोशन समझ ले तो वो उन्हें इंस्पायर कर सकता है। एक पेरेंट अगर बच्चों की भावनाओं को समझ ले तो उनके साथ रिलेशनशिप और मजबूत हो जाता है। तो छठी सीख हमें यह सिखाती है कि लीडरशिप केवल दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि दिल का कनेक्शन भी है। जब आप अपनी टीम की भावनाओं को समझते हैं, तभी वे आपके विजन को होल हार्टेडली अडॉप्ट करती हैं। और दोस्तों, जब लीडर दिल जीत लेता है, तब वो लॉयल्टी और ट्रस्ट हासिल करता है। लेकिन ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स इक्वली जरूरी हैं, और यही हमें 7वीं सीख में समझ आता है। जब लीडर अपनी टीम के इमोशन समझ लेता है और उनका दिल जीत लेता है, तब उसकी अगली जिम्मेदारी होती है ट्रस्ट को सस्टेन करना। 7वीं सीख हमें यह सिखाती है कि किसी भी संगठन की जड़ें तभी मजबूत होती है जब उसमें एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी की नींव हो। चाणक्य कहते थे कि राजा अगर डिसऑनेस्ट है तो उसका राज्य ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। लोग ऐसे नेता को सहन कर सकते हैं जो सख्त है, लेकिन ऐसे नेता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जो बेईमान है। कॉर्पोरेट दुनिया में भी यही सच है। कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी गिर जाए तो वो कोलैप्स हो जाती है। आज के समय में कई स्कैंडल्स और फ्रॉड्स हमें यही सबक सिखाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ इसलिए धराशायी हुई क्योंकि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी खो दी थी। चाहे एनरॉन हो या सत्यम कंप्यूटर्स, जब एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज किया गया तो पूरा साम्राज्य कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। चाणक्य की सोच थी कि इंटेग्रिटी एक ऐसा गुण है जिसे कभी नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। एक नेता अगर हर छोटे बड़े डिसीजन में एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है तो लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और यही ट्रस्ट उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। ट्रांसपेरेंसी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब लीडर ओपनली कम्युनिकेट करता है, अचीवमेंट्स और चैलेंजेस दोनों शेयर करता है, तो टीम को लगता है कि वो भी इस जर्नी का हिस्सा है। ये बिलोंगिंगनेस उन्हें और मोटिवेट करती है। डेली लाइफ में भी देखें तो यही प्रिंसिपल लागू होता है। सोचिए, अगर किसी दोस्त या परिवार के सदस्य पर आप भरोसा नहीं कर सकते तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। उसी तरह वर्क प्लेस में भी ट्रस्ट टूटे तो रिलेशनशिप्स फ्रेजाइल हो जाते हैं। तो 7वीं सीख हमें यही बताती है कि एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी केवल लीडरशिप के वैल्यूज नहीं है, बल्कि सर्वाइवल की कंडीशंस हैं। इनके बिना कोई भी संस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती। और दोस्तों, जब एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी की नींव मजबूत होती है, तब लीडर के पास अगला अवसर होता है नेटवर्किंग और अलायंसेस बनाने का। और यही हमें 8वीं सीख में समझ आता है। जब लीडर एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी पर खड़ा होता है तो उसे रिस्पेक्ट और ट्रस्ट मिलता है, लेकिन केवल रिस्पेक्ट काफी नहीं है। 8वीं सीख हमें यह सिखाती है कि किसी भी बड़ी जीत के लिए सही लोगों से सही समय पर सही संबंध बनाना अनिवार्य है। चाणक्य का मानना था कि एक राजा अकेला शासन नहीं कर सकता, उसे मंत्रियों, मित्र राज्यों और एलाइज की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही कॉर्पोरेट दुनिया में भी कोई लीडर अकेला ग्रोथ नहीं कर सकता। सक्सेस पाने के लिए नेटवर्किंग और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जरूरी होते हैं। नेटवर्किंग का मतलब केवल बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करना या सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना, ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना और लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम तैयार करना। सोचिए, गूगल और एंड्रॉयड के बीच अलायंस ना हुआ होता तो आज स्मार्टफोन इंडस्ट्री कैसी होती? या फिर टाटा ग्रुप और स्टारबक्स के बीच पार्टनरशिप ना होती तो क्या स्टारबक्स भारत में इतना जल्दी ग्रो कर पाता? ये एग्जाम्पल्स यही दिखाते हैं कि अलायंसेस और कोलैबोरेशंस कैसे दोनों पक्षों के लिए विन विन क्रिएट करते हैं। चाणक्य कहते थे कि मित्र वही है जो कठिन समय में काम आए। कॉर्पोरेट चाणक्य हमें यही सिखाता है कि नेटवर्किंग में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर्स करती है। जरूरी ये नहीं कि आप कितने लोगों को जानते हैं, बल्कि ये कि कितने लोग सचमुच आपके साथ खड़े होंगे जब समय कठिन होगा। ये सीख हमें यह भी बताती है कि नेटवर्किंग सिर्फ टॉप लीडर्स की जिम्मेदारी नहीं है। एक स्टूडेंट भी अगर सही मेंटर्स और पीयर्स से जुड़ जाए तो वो अपनी लर्निंग और करियर ग्रोथ एक्सेलरेट कर सकता है। एक एम्प्लॉय भी अपने कॉलीग्स और सीनियर्स से मीनिंगफुल संबंध बनाकर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है।
तो 8वीं सीख हमें ये बताती है कि नेटवर्किंग और अलायंसेस सफलता के शॉर्टकट्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और दोस्तों, जब लीडर सही रिलेशनशिप्स बनाता है तब उसके पास इन्फ्लुएंस बढ़ाने का भी अवसर होता है, और यही हमें 9वीं सीख में समझ आता है। जब लीडर सही रिलेशनशिप्स और अलायंसेस बना लेता है तब अगला कदम होता है उन रिश्तों को मीनिंगफुल डायरेक्शन देना। 9वीं सीख हमें यह सिखाती है कि किसी भी लीडर की असली ताकत उसकी पर्सुएशन स्किल्स यानी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता में होती है। चाणक्य का मानना था कि तलवार से जीती हुई लड़ाई अस्थायी होती है, लेकिन शब्दों से जीते हुए दिल स्थायी होते हैं। वही प्रिंसिपल कॉर्पोरेट दुनिया में भी उतना ही सच है। आप लोगों को डर या अथॉरिटी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन असली लीडरशिप तब है जब लोग आपके विजन से जेन्युइनली इंस्पायर्ड होकर आपके साथ खड़े हों। इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, इसका मतलब है अपने आइडियाज को इस तरह प्रेजेंट करना कि सामने वाला खुद को उसमें शामिल महसूस करे। एक अच्छा लीडर वही है जो दूसरों को यह महसूस कराए कि यह सिर्फ उसका मिशन नहीं है बल्कि उनका भी मिशन है। आज के कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स में देखिए, स्टीव जॉब्स ने अपने एम्प्लॉयज को केवल प्रोडक्ट्स डिजाइन करने के लिए मोटिवेट नहीं किया, उन्होंने उन्हें यह विजन दिया कि वे दुनिया को बदलने वाले हैं। यही पर्सुएशन थी जिसने ऑर्डिनरी इंजीनियर्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएटर्स बना दिया। चाणक्य कहते थे कि इफेक्टिव पर्सुएशन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: स्पष्ट कम्युनिकेशन, लॉजिक और इमोशंस का सही बैलेंस। अगर लीडर सिर्फ लॉजिक देगा तो लोग ड्राई फील करेंगे, अगर सिर्फ इमोशंस देगा तो लोग कंफ्यूज्ड रहेंगे, लेकिन जब दोनों का बैलेंस होता है तो लोगों का दिल और दिमाग दोनों साथ चलने लगते हैं। यह प्रिंसिपल डेली लाइफ में भी इक्वली रेलेवेंट है। सोचिए, एग्जाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट अगर अपने दोस्तों को समझा सके कि ग्रुप स्टडी से सबको फायदा होगा तो यह पर्सुएशन है, या कोई पेरेंट अगर बच्चों को अच्छे वैल्यूज अपनाने के लिए इंस्पायर कर सके तो ये इन्फ्लुएंस है। तो 9वीं सीख हमें यही बताती है कि इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन लीडरशिप की कोर शक्ति हैं। इन्हीं से आप लोगों के एक्शंस को डायरेक्शन दे सकते हैं और एक बड़े विजन को रियलिटी बना सकते हैं। और दोस्तों, जब लीडर इन्फ्लुएंस की शक्ति को सही तरह से यूज करता है तो वो केवल अपनी टीम को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को इंस्पायर कर सकता है। लेकिन इन्फ्लुएंस तभी टिकता है जब लीडर में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हो। यही हमें 10वीं सीख में समझ आता है। जब लीडर इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन से अपने विजन को दूसरों तक पहुंचा देता है तो अगली चुनौती होती है उस विजन को सस्टेन करना। 10वीं सीख हमें यह सिखाती है कि बड़े से बड़ा विचार और महान से महान इन्फ्लुएंस भी तब तक बेअसर है जब तक उसे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का आधार ना मिले। चाणक्य कहते थे कि किसी भी राजा की शक्ति उसकी सेना की कंसिस्टेंसी में है। अगर सेना रोज प्रैक्टिस करती है तो वो युद्ध में अजेय बनती है, लेकिन अगर सोल्जर्स इर्रेगुलर हों तो जीतना मुश्किल हो जाता है। यही प्रिंसिपल कॉर्पोरेट और पर्सनल लाइफ दोनों पर लागू होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डिसिप्लिन का मतलब है सिस्टम्स और प्रोसेसेस को सही तरह से फॉलो करना। एक लीडर चाहे कितना भी विजनरी क्यों ना हो, अगर उसकी टीम में अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी नहीं है तो विजन सिर्फ कागज पर ही रह जाएगा। उदाहरण के तौर पर टोयोटा का लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम दुनिया भर में मशहूर है। इसकी सफलता का असली कारण सिर्फ स्मार्ट आइडियाज नहीं थे, बल्कि डेकेड्स तक चले कंसिस्टेंट डिसिप्लिन और प्रोसेसेस थे। डिसिप्लिन का मतलब केवल कठोर नियम नहीं है, इसका मतलब है कमिटमेंट निभाना, प्रॉमिसेस पूरे करना और हर छोटे काम को भी सीरियसली से करना। जब लीडर खुद डिसिप्लिन्ड होता है तो वो टीम के लिए एक रोल मॉडल बन जाता है, और जब टीम उसे देखती है तो नेचुरली उस कल्चर को अपनाती है। कंसिस्टेंसी भी उतनी ही जरूरी है। एक बार अच्छा काम करना आसान है, लेकिन हर बार वही स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही असली लीडरशिप है। जैसे एक ऑथर सिर्फ पहली किताब से मशहूर नहीं होता, बल्कि लगातार क्वालिटी बुक्स देकर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाता है, या एक क्रिकेटर सिर्फ एक मैच से महान नहीं कहलाता, बल्कि सालों तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देकर लेजेंड बनता है। चाणक्य का कहना था कि बिना डिसिप्लिन के फ्रीडम भी बेकाबू हो जाता है। कॉर्पोरेट चाणक्य हमें यही सिखाता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपके सबसे मजबूत एलाइज हैं। तो 10वीं सीख हमें यह समझाती है कि इन्फ्लुएंस और परसुएशन तभी टिकाऊ होते हैं जब उन्हें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का आधार मिले। और दोस्तों, जब एक लीडर डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहता है तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी को स्थायी बना लेता है। लेकिन लीडरशिप का असली विस्तार तब होता है जब लीडर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से अपनी क्रेडिबिलिटी बना लेता है,
तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उस विरासत को आगे बढ़ाने वालों को तैयार करना। 11वीं सीख हमें यही बताती है कि कोई भी लीडर हमेशा के लिए नहीं रहता। असली महानता इस बात में है कि वो अपने बाद आने वाले लीडर्स को कैसे तैयार करता है। चाणक्य कहते थे कि एक राजा की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो अपने सक्सेसर को तैयार नहीं करता। अगर राजा चला जाए और उसकी जगह कोई सक्षम व्यक्ति ना हो तो पूरा राज्य अव्यवस्था में डूब जाता है। कॉर्पोरेट दुनिया में भी यही सच है। कितनी ही बड़ी कंपनियां सिर्फ इसलिए डूब गईं क्योंकि उन्होंने सक्सेशन प्लानिंग को नजरअंदाज किया। एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है इन्फोसिस का। नारायण मूर्ति और उनकी कोर टीम ने शुरुआत से ही सक्सेसर्स को ग्रूम करने पर ध्यान दिया। यही कारण है कि लीडरशिप बदलने के बाद भी कंपनी का कल्चर और क्रेडिबिलिटी बनी रही। वहीं कोडैक जैसी कंपनियां फ्यूचर लीडर्स और इनोवेशन पर ध्यान न देने की वजह से पीछे रह गईं। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब सिर्फ नया सीईओ चुनना नहीं है। इसका मतलब है हर स्तर पर लीडर्स तैयार करना। एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम के हर सदस्य में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करे ताकि संगठन किसी भी समय मजबूत रहे। ये प्रिंसिपल हमारी पर्सनल लाइफ में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सोचिए, एक टीचर अगर स्टूडेंट्स को केवल आज के एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि लाइफ के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करे तो वही असली मेंटोर कहलाता है। या एक पेरेंट अगर अपने बच्चों को वैल्यूज और डिसीजन मेकिंग स्किल्स दे तो वो असली लीडर है। चाणक्य की लर्निंग यही कहती है कि जो लीडर फ्यूचर की सोचकर सक्सेसेस तैयार करता है वही अपने विजन को समय से परे अमर कर देता है। कॉर्पोरेट चाणक्य हमें यह सिखाता है कि लीडरशिप केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी होती है। तो 11वीं सीख हमें यह समझाती है कि महान लीडर वो है जो अपने बाद भी ऑर्गेनाइजेशन को उतना ही मजबूत छोड़कर जाता है जितना उसने उसे बनाया था या उससे भी बेहतर। और दोस्तों, जब सक्सेशन प्लानिंग पूरी हो जाती है तब लीडरशिप की यात्रा का अंतिम चरण आता है, सेल्फ मास्टरी और लेगेसी का निर्माण। यही हमें 12वीं और अंतिम सीख में समझ आता है। जब लीडर सक्सेशन प्लानिंग करके भविष्य को सुरक्षित कर देता है तब उसका अंतिम कर्तव्य होता है अपनी इनर ग्रोथ और लेगेसी पर ध्यान देना। 12वीं सीख हमें यह बताती है कि किसी भी लीडर की सबसे बड़ी जीत दूसरों को जिताने में है और उसकी सबसे बड़ी पहचान वो लेगेसी है जो उसके जाने के बाद भी जीवित रहती है। चाणक्य कहते थे कि राजा को सबसे पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अगर वो अपने अंदर के डर, लालच, गुस्से और अहंकार को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वो दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकता। सेल्फ मास्टरी यानी स्वयं पर काबू रखना ही लीडरशिप का सबसे ऊंचा स्तर है। कॉर्पोरेट दुनिया में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। एक लीडर जितना हम्बल होता है उतना ही लोग उसे फॉलो करते हैं। बिल गेट्स को देखिए, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एस्टैब्लिश किया, सक्सेसर्स तैयार किए और फिर समय पर पीछे हटकर फिलैंथ्रोपी को अपनी लेगेसी बना दिया। ये सेल्फ मास्टरी और लेगेसी बिल्डिंग दोनों का श्रेष्ठ उदाहरण है। लेगेसी का मतलब केवल बड़ी कंपनियां या धन नहीं है। लेगेसी का असली मतलब है वैल्यूज, कल्चर और इंस्पिरेशन जो लीडर अपने पीछे छोड़ता है। जब लोग आपके जाने के बाद भी आपकी बातें याद करें, आपके प्रिंसिपल्स अपनाएं और आपके विजन को आगे बढ़ाएं, तभी आप सच्चे अर्थों में इमॉर्टल बनते हैं। चाणक्य की शिक्षा यही कहती है कि एक महान नेता अपने जीवन को केवल पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं जीता, वो अपने हर एक्शन से आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देता है। कॉर्पोरेट चाणक्य हमें यही सिखाता है कि सच्ची लीडरशिप वो है जो पावर से नहीं बल्कि सर्विस से डिफाइन होती है। तो 12वीं और अंतिम सीख हमें यह समझाती है कि लीडर की असली यात्रा बाहर की जीतों से नहीं बल्कि भीतर की जीत से पूरी होती है। जब वो स्वयं पर मास्टरी हासिल कर लेता है और अपनी लेगेसी दूसरों को सौंप देता है, तब वो लीडरशिप की ऊंचाई को छू लेता है। दोस्तों, कॉर्पोरेट चाणक्य की इन 12 सीखों के जरिए हमने जाना कि एक सच्चा लीडर सिर्फ स्ट्रैटेजीज का खिलाड़ी नहीं होता है, बल्कि वो दिल, दिमाग और आत्मा से जुड़ा हुआ इंसान होता है। इस किताब ने हमें दिखाया कि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कैसे करें, संकट के समय शांत रहना क्यों जरूरी है, टीम की भावनाओं को समझने से लेकर एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना लीडरशिप की असली पहचान है। हमने ये भी देखा कि नेटवर्किंग और अलायंसेस से ग्रोथ को नई दिशा मिलती है, इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन से विजन को शेप दिया जाता है और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से क्रेडिबिलिटी कायम रहती है।
फिर सक्सेशन प्लानिंग और सेल्फ मास्टरी हमें याद दिलाते हैं कि लीडरशिप केवल आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की भी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इन लर्निंग्स की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए ही नहीं है। ये प्रिंसिपल्स हर इंसान पर लागू होते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल हो, एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो। सोचिए, अगर हम सभी एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी को अपनाएं, इमोशंस को समझें, डिसिप्लिन बनाएं और अपने अंदर की कमजोरियों पर विजय पाएं, तो हमारी जिंदगी न सिर्फ सफल होगी बल्कि मीनिंगफुल भी बनेगी। तो आज से ही ये तय कीजिए कि आप अपनी लीडरशिप जर्नी को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को ग्रो करने और एक लेगेसी छोड़ने के लिए जिएंगे। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि कॉर्पोरेट चाणक्य की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और हाँ, हमारे चैनल स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जिंदगियों को बदलने वाली किताबों की सोलफुल समरीज मिलती रहें।